नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। होली का त्यौहार आप सबने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, होप सो। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, असली होली अभी आपकी आने वाली है, अर्थात मेंस में। मेंस में आपको बहुत अच्छे तरीके से कलरफुल कलरफुल तो नहीं, सिंगल पेन का यूज़ करना है, लेकिन अपने ज़िंदगी को कलरफुल बनाना है। और मेंस में जो सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो दो पेपर आते हैं। एक तो ये पेपर नंबर 6 रहता है और एक होता है आपका पेपर नंबर 7, क्योंकि इन दोनों में चलो पेपर 6 में तो आप थर्ड पार्ट पढ़ भी लेते हो, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो सेक्शन जो रहता है आर्ट एंड कल्चर वाला, लेकिन सोशियोलॉजी और फिलॉसफी एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको सीधा मेंस में पढ़ना होता है। पेपर 7 तो पूरा का पूरा सीधा सीधा आप मेंस में ही पढ़ते हो। तो यही दो सब्जेक्ट होते हैं जिससे अगर आपने पार पा लिया, इसका मतलब है कि पीएससी आपका सिलेक्शन हो रहा है। और इनमें भी जो सबसे पेचीदा रहता है वो है दर्शन। बहुत सारे बच्चे दर्शन से दूर भगते हैं। दर्शन में भी चलो भारतीय दर्शन कर लेते हैं, पाश्चात्य दर्शन सर बहुत दिक्कत करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन के इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए आपके समक्ष मैं खुद आ चुका हूँ यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि दर्शन में मुझे महारत हासिल है, लेकिन अपने बारे में ज़रूर बताऊँगा कि पिछले 8 वर्षों से दर्शन का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया है, तो उसमें से एक इतिहास का जो सब्जेक्ट होता है उसमें दार्शनिक व्याख्या भी रहती है, दर्शन वाला पार्ट भी वहाँ पर रहता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं दर्शन आपको ठीक ठाक समझा पाऊंगा भाई, क्योंकि दर्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको समझने, उसको पढ़ने के लिए खुद आपको उस विचारधारा से कहना चाहिए कि रूबरू होना पड़ता है, उसको आपको समझना पड़ता है, तभी आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा पाते हो। अदरवाइज फिर एक एवरेज सब्जेक्ट के रूप में गिना जाता है। सॉरी। 75 नंबर के प्रश्न आते हैं, उम्मीद करी जाती है कि कम से कम आप 35 से 40 नंबर आप ले आए। 35 से 40 ले आते हैं मतलब आप ठीक ठाक कैटेगरी में वहां पर माने जाते हैं, मतलब ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। 50 ला ले फिर तो साष्टांग प्रणाम है, ठीक है। बाकी मिनिमम से मिनिमम आपको भैया 20-25 नंबर लेकर आना है। 25 नंबर आप यहाँ से लाइए, 25 आप जो है सॉरी थर्ड सेक्शन से लेके आइए, और कम से कम आप 20 से 25 नंबर आप जो है वो सेकंड वाले सेक्शन से लाइए। तो कम से कम जो 66 का आंकड़ा है उसको पार करने में कम से कम की बात कर रहा हूं, बाकी आप 100 से 110 नंबर लाए तो बहुत अच्छा होता है। आइए तो बिना किसी देरी की मैं शुरुआत करता हूं। भारतीय दर्शन तो फिलहाल बच्चे पढ़ भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं। ये पाश्चात्य दर्शन जो रहता है ये बड़ा परेशान करता है, और परेशान और तब करता है जब ऐसे प्रश्न दे दिए जाए। प्रश्न क्या कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, लिखो भाई 15 नंबर का। आप इसमें फेंक भी नहीं सकते ना, मतलब इसको फेकोलॉजी भी नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन आ रहा है, दिया है क्वेश्चन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये एक पाश्चात्य दार्शनिक है जिनका नाम है रेने डेकार्ट। कौन है? रेने डेकार्ट, या इसको डेकार्ट भी कहते हैं। और इन्होंने एक ऐसे दर्शन की, या यूं कहें कि एक ऐसे थ्योरी की व्याख्या करी जो सच में एक यूनिक था। आगे चल के बहुत सारे दर्शन का वो सिद्धांत जाकर बनेगा। बहरहाल आपके दिमाग में एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में एक चीज है, एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दोनों को अलग करती हैं। कुछ चीजें कॉमन भी हैं और कुछ चीजें आपके डिफरेंस भी है। लेकिन मैं जो मुख्य मुद्दों की मैं बात कर रहा हूं, जो मेन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, वो आपको समझना होगा, क्योंकि जब भारतीय और पाश्चात्य दर्शन पढ़ते हैं तो पहले से कुछ माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। माइंडसेट क्या? जैसे उदाहरण के तौर पे कि यदि आप भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं तो याद रखना भारतीय दर्शन में अधिकांश, सभी नहीं, अधिकांश भारतीय दर्शन चाहते हैं कि भैया हमको मोक्ष मिल जाए। ये मोक्ष की बात करते हैं, ज्यादातर कर्म फल से संबंधित है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको, ज्यादातर मैं अगेन बोल रहा हूं क्योंकि कुछ चारवाक जैसे भी दर्शन पढ़ेंगे, कुछ ऐसे नास्तिक दर्शन पढ़ेंगे। नास्तिक दर्शन में आपके जैसे बुद्ध भी आता है, जैन भी आता है, लेकिन इन लोग मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष इन द सेंस निर्वाण की बात करते हैं, कर्मफल की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, नास्तिक जरूर है लेकिन वो कुछ अच्छी बात करते हैं। चारवाक जैसे कुछ ऐसे दर्शन है जो एकदम अलग से है, एकदम डिफरेंट है, मतलब पूरा मटेरियलिस्टिक है, वो पूरा भौतिकवादिक है। तो मैं भौतिकवादी को तो मैं खैर बाद में बताऊंगा, मतलब जब हम भारतीय दर्शन की परिभाषा करेंगे, उसका हम वर्गीकरण करेंगे, तब वहां पर देखेंगे। फिलहाल मैं इसकी बात करता हूं कि ये जितने भी आपके इंडियन फिलॉसफीज में ज्यादातर चीजें आप देखेंगे तो इन लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई हमको जो है मोक्ष मिले, हम जो है इस जीवन मरण के चक्र से, साइकिल से जो है हम मुक्ति पाएं। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो ये जो कर्म फल की, यानी कि जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको वहां पर उसका एविडेंस, वैसा आपको उसका फल मिलेगा, वैसा उसका आपको भोगना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें हम भारतीय दर्शन में जनरली देखते हैं। इसके अलावा भारतीय दर्शन ज्यादातर दुखों से मुक्ति से संबंधित, दुखों से यानी कि मैं दुख से छुटकारा कैसे पाऊं, मैं कैसे खुश रहूं एंड ऑल, इन सब चीजों पर बिलीव करता है। बहुत से ऐसे भारतीय दर्शन है जो लौकिक और अलौकिक, लौकिक का मतलब होता है कि जो इस संसार में है और वो किसी दूसरे संसार है एंड ऑल, इस टाइप की चीजों की भी बात करता है।
वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की यानी कि आपके वेस्टर्न जो फिलॉसफीज हैं वो ज्यादातर तर्क पर बिलीव करते हैं, वो ज्यादातर तर्क पे यानी कि रैशनल होती है इनकी थिंकिंग, याद रखना ये रैशनल और ये जिज्ञासा पर बिलीव करते हैं, मतलब इनके अंदर सवाल आते हैं, क्वेश्चंस, क्यों, व्हाई। हालांकि क्वेश्चन इनके अंदर भी आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, लेकिन मुख्य बिंदु इनका क्वेश्चंस रहता है, मुख्य बिंदु इनका क्या रहता है, क्यों, कैसे, जिज्ञासा पर आधारित होता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, यदि ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, इस आधार पर आता है। और दूसरा इसमें एक और खासियत आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत अधिक समीक्षावाद है। समीक्षा यानी इस पे अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति ने, जैसे हमने डेकार्ट की बात करी, आप कांट का भी पढ़ेंगे, आप स्पिनोजा का भी पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक को आप पढ़ेंगे, तो ज्यादातर एक दूसरे का इन्होंने इवैल्यूएशन किया है, यानी कि समीक्षा किया है, ठीक है, कि ये इन्होंने ऐसा किया तो क्या कुछ पॉइंट था जो इसने छोड़ा तो मैं इस पे दे सकता हूं, फिर अगर सामने वाले ने दिया तो नहीं 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 वो पहले वाला सही बोल रहा था, आपने ये चीजें गलत बताई, तो फिर उस पर इवैल्यूएशन, उस पर समीक्षा कर सकते हैं। तो ज्यादातर समीक्षावाद होता है। कुछ सिमिलरिटीज यहां पर भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे आप पढ़िएगा भारतीय दर्शन की अगर मैं बात करता हूं, लाइक द्वैतवाद, अद्वैतवाद, तो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की समीक्षा करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मेनली पाश्चात्य दर्शन का जो शुरुआत होता है वो तर्क से होता है, मतलब ये ज्ञान प्राप्ति पर जोर देता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जानना है, मेरे अंदर ये जिज्ञासा है, मेरे अंदर ये थॉट्स है, ये थॉट्स आ रहे हैं, मुझे कैसे उसका आंसर मिलेगा। ये मेन आधार होता है किसका, पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी का। इसी में मैंने बताया कि रेने डेकार्ट नामक एक व्यक्ति है, इसका एक आपका एक्चुअली लैटिन में था ना, ये लैटिन में क्या था आपका, लैटिन में इसको बोला गया था कॉगिटो एर्गो एंड सम, जिसको हमने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन, फिर हिंदी में बोला गया कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब बस इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना बस है आपको, बस थोड़ा सा पढ़ो, पूरा सार आपको निकलेगा। उल्टा पढ़ते हैं, मैं हूं इसलिए मैं हूं, इसलिए देखो अब हिंदी पढ़ते हो ना तो यहां पर आ गया कथन कारण भी आप लोग पढ़ते हो, कहीं पर भी इसलिए या क्योंकि लगता है, मतलब वो उसको जस्टिफाई करता है। तो क्या कह रहा है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, अगर मैं ना सोचूं तो, ऐसे समझो ना आप, अगर मैं ना सोचूं तो, आप उल्टा कर दो उसको, तो मैं नहीं हूं। मेरी बात समझ आ रहा है, आप इसको समझना, आप थोड़ा सा तोड़ के देखो, इसलिए मैं हूं, किस लिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यदि मैं ना सोचूं तो मैं नहीं हूं। ये भी तो होगा ना, ये भी तो एक मीनिंग हो सकता है, ये भी तो एक मीनिंग हो सकता है, डेफिनेटली होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई यहां पर कोई तो एक है जो सत्य है, लेकिन दूसरा है वो सत्य है कि नहीं हमको नहीं पता। कैसे, अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे, आइए। तो इसका क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य एक अकाट्य सत्य, अकाट्य सत्य का मतलब जिसको कोई दूसरा काट ना सके, अकाट्य का मतलब वही होता है, मतलब भाई जिसका फिर कोई और खंडन ना कर सके, हाँ यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें अगर किसी चीज को आप ऊपर की ओर फेंको वो नीचे आएगी, ये अकाट्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दिन होगा रात होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहां पे दिन ना हो या रात ना हो, मतलब दिन हो तो रात ना हो, रात हो तो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले 6 महीने में होगा लेकिन होगा। आप पोल्स की बात करते हो, पोल में आप चले जाइए, यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, दिन है तो रात होगा, मृत्यु यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई आदमी अमर नहीं है। तो इसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा ट्रुथ खोजना है जो बिल्कुल डाउटफुल ना हो, अकाट्य हो, उस पर कोई और कोई टीका टिप्पणी ना कर सके। इन्होंने सोचा कि अगर मैं सब कुछ पर शक करूं तो अंत में क्या ही बचेगा, वही बताया ना, अगर मैंने सारे चीज पे डाउट करना कर दिया, मैंने सारी चीज पे डाउट करना अगर शुरू कर दिया तो फिर बचेगा क्या, मतलब कोई तो चीज हो सर, कोई तो चीज हो जिसपे मैं डाउट ना कर सकूं, कोई तो चीज हो जिसपे मैं डाउट ना कर सकूं, उसके लिए इसने इस थ्योरी को दिया। इसने पाया कि सोचने की जो प्रक्रिया है इसको नहीं नकार सकते, और यही सोचने की प्रक्रिया है, याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी कि जो थॉट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस या थॉट प्रोसेस, यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखो एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा या मैं डिप्टी कलेक्टर बन सकता हूं, ठीक है। अब आप बनोगे कि नहीं बनोगे यू डोंट नो ना, आपको नहीं पता है, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, या मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूं, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं वो तो सही है ना भाई, वो तो गलत नहीं हो सकता। तो जो सोचने की प्रक्रिया है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, वो हमेशा सत्य रहेगी, ये इनका मानना था। उन्होंने पाया कि सोचने की प्रक्रिया को आप नहीं नकार सकते, यू कांट इग्नोर, राइट। मैं सोचता हूं एक ऐसी क्रिया जिसके लिए एक कर्ता, एक सोचने वाला होना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, कर्ता ने कर्म को करण से एंड ऑल, दुनियादारी क्या क्या बोलते रहते। तो भाई जो सोच रहा है वो कौन है, कोई तो एंटिटी है ना, कोई तो बॉडी है ना,
और आपको क्या लगता है कि ये जो सोचने की प्रक्रिया है सिर्फ आप कर रहे हो क्या? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो 22-23 साल का है, 20-25 साल का है, केवल वही कर रहा नहीं, 1 साल का जो बच्चा रहता है, 2 साल का इवन जो बच्चा रहता है, याद रखना, एक तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, है ना, आपका 6 महीने का भी कोई बच्चा रहेगा, वो भी सोचता है मेरे दोस्त। उसके अंदर तो विवेक नहीं है ना, उसको थोड़ी पता है कि इसको पेन बोलते हैं, उसको थोड़ी पता है कि ये भाई ये पहनो ये कड़ा होता है, उसको थोड़ी पता है कि ये कपड़ा है, नहीं पता ना। बट स्टिल वो, जब आप यहां पे दो लेडी देखिए, एक ये लेडी है, एक ये लेडी है, लेकिन ये बच्चा अपनी माँ के पास ही क्यों जाएगा भाई? उसकी आंख भी ढंग से नहीं खुली रहती, उन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस रहता है, पता नहीं सारी चीजें, काफी पढ़िएगा, बीएड बीएड डीएड वेड किया होगा जिन लोगों ने थोड़े बहुत बाल चिकित्सा या बाल शास्त्र अगर पढ़ा होगा, उनको पता होगा ये चीजें। दे डोंट नो भाई, उनको किसी चीज की पहचान नहीं होती, बट हाउ दे कैन स्मेल, हाउ दे कैन टच, हाउ दे कैन आइडेंटिफाई दैट शी इज माई मदर, मुझे इनके साथ ही रहना, मुझे इनके साथ ही जाना है। रीजन इज दैट, क्योंकि इनके अंदर यहां पर विवेक नहीं होता, लेकिन इनके अंदर ये चीज पता है, क्योंकि वो सोच सकते हैं, उनको पता है ये चीज कि मुझे इनके पास ही जाना है, उनको उनका टच पता होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि एक क्रिया जिसके लिए एक कर्ता का होना अनिवार्य है, और ये कर्ता कोई भी हो सकता है। और मैं तो सिर्फ यहां की बात कर रहा हूं भाई, ये आपको सारे लिविंग थिंग्स में मिलेंगे। सारे लिविंग का मतलब क्या हो रहा है? प्लांट्स में भी आपको मिलेंगे, जानवरों में भी मिलेंगे। आप देखो ना यार, छोटे से बछड़ों को प्रैक्टिकल करो ना, यदि आपको इन चीजों पे डाउट है ना। ये वेस्टर्न फिलॉसफी इसीलिए बहुत ज्यादा सक्सेस होता है, क्योंकि वो हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखते थे। जैसे आइए एक उदाहरण से यहां पे समझाता हूं। देखो इधर कुछ स्थिति की मैं बात करता हूं, मैं बात कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल कुछ सिनारियो, जैसे कि मैं सपना, अब क्या हो रहा है कि क्या मैं अभी सो रहा हूं या जग रहा हूं? मुझे बताना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है आप लोगों के साथ, जब आप सपने में होते हैं। जैसे एक छोटे सा एग्जांपल आपको बताता हूं, डोंट टेक इन अदर वे। होता है ये सपने में, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं वॉशरूम गए हैं और हो जाता है, मतलब सोए सोए पैंट जनरली गीला हो जाता है, ऐसा होता है, बहुतों के साथ हुआ होगा। मतलब इसको अदर वे में लेने देखो, ज्यादा अपन इंडियंस लोग क्या करते हैं, अभी ये सब क्या बात करो सर, ये सोने के साथ पेशाब वेशाब, हम लोग कुछ ज्यादा सोच लेते हैं, ये सब टीचर वीचर नहीं पता। भाई पढ़ना पड़ेगा, समझने तो अंदर की चीजों को जानना पड़ेगा। हम एक्चुअली सत्य को एक्सेप्ट नहीं करते, हम हर चीज को एकदम छिपा के रखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीजें कैसी बोलनी चाहिए? अरे बोलो भाई, बोलना चाहिए, तभी तो हम लोग इतने पीछे हैं। तो मैंने जैसे छोटी सी, और ये कोई एकदम नया नहीं है, या एकदम ऐसा नहीं कि 1-2%, भाई मोस्ट ऑफ देम किया होगा, मोस्ट ऑफ देम, इवन आपने भी किया होगा। कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट कोई करेगा नहीं, मेरे को भी पता है, बट ये होता है, ये होता है। क्या होगा कि सपने में जनरली कैसे होता है कि अगर मुझे वॉशरूम लगा, मैं कहीं पे यूरिन करने गया, अब मैं जब उस समय होता तो मुझे नहीं पता कि मैं सपने में क्या हूं, लेकिन जैसे जब मैं उठता, मतलब नींद जब मेरी खुलती, मुझे समझ आता है, अच्छा यार मैं तो सपना देख रहा था। मतलब ये कौन सी स्थिति है? भ्रम या संदेह की स्थिति है। भले ही ये सपना हो, उस सपने को देखने वाला मैं तो मौजूद हूं ना। निष्कर्ष समझ आ रहा है? क्या हमने सिनारियो, क्या हमने सपना देखा, हम एक ड्रीम पे हैं, या मैं गाड़ी चला रहा हूं और होता है भाई, जैसे आप चिल्लाते हो ना, याद करो, जैसे आप सपने में हो, आप चिल्ला रहे हो, अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसको। आपने सपने में कुछ देखा कि कोई किसी को पकड़ रखा है, तो यार आप जो छोड़ दो चिल्ला रहे हो, वो तो रियल है ना भाई, वो तो रियल है ना। सपने में आपने देखा कि आपके दोस्त को किसी ने पकड़ लिया है, कोई बंधक बना के लेके जा रहे हैं उसको, मोगैम्बो आ गया, मोगैम्बो लेके जा रहे हैं, लेकिन आप चिल्ला रहे हो उसको छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, सपना क्या था? डाउटफुल था, सपना सही नहीं था, सो रहा हूं जग रहा हूं ये सही नहीं था, क्योंकि संदेह है। बट आपने जो चिल्लाया, आपने जो कहा कि इसको छोड़ दो, दिस इज राइट। इसी निष्कर्ष पे पहुंचता है कि जो मन में जो चीज चल रहा है वो सही कि नहीं, डोंट नो, वी डोंट नो, लेकिन मैं मन में जो सोचने वाला हूं मैं सही हूं, ये निष्कर्ष पे पहुंचता है। दूसरा, जैसे कि धोखा की बात करते हैं, क्या कोई जादुई शक्ति है जो मुझे भ्रमित कर रही है? हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, आप अचानक चल रहे होते हो और अचानक पीछे से कोई दोस्त आपके मार के निकल गया। अब मैंने कहा कि आपका दोस्त मारा है, लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं, आपने कैमरे वैमरे से भी चेक करा, आपको दिखा ही नहीं, तो आप क्या सोचोगे, यार कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है जो ऐसे पीछे से मेरे को मारा, क्योंकि आपने उसको फेस किया है, आपको वो मार पड़ा है। ठीक है, इसीलिए अगेन यहां पर इस अस्तित्व का अर्थात मेरा होना जरूरी है। मेरे को मार पड़ा ना, तभी तो मैं इस चीज को, उस घटना को बोल पा रहा हूं, इसका मतलब यहां पर अगेन मेरा होना जरूरी है। जैसे इंद्रियों की हम बात करते हैं, क्या यह मेज सच में यहां पर है या मेरी आंखों का धोखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो जादू वादू वाले लोग आते हैं, बोलते हैं अरे वहां पे कोई चीज दिख रहा है, पता नहीं है कि नहीं है। तो अगेन कंक्लूड यही है कि मेज असली होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको सोचने वाला मेरा दिमाग असली है। मैं जो सोच रहा हूं, मेरा जो दिमाग सोच रहा है, मेरा जो मन सोच रहा है, मेरे जो थॉट्स आ रहे हैं, वो रियल है। और ये इसी रियलिज्म की बात करता है, फिर इसी पे कुछ कंक्लूजन निकल कर आता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने तर्क दिया कि शून्य से
शुरू करने के लिए संदेह पद्धति इन्होंने अपनाया, यानी कि पहले हम कुछ अगर लॉजिक अगर ढूंढेंगे तो पहले हम डाउटफुल मेथड हम यूज करेंगे, अर्थात संदेह पद्धति, मेथड ऑफ जिसको डाउट कहा जाता है। इन्होंने बताया कि भैया इंद्रियां जो अक्सर धोखा दे सकती है, जैसे जैसे छोटे से एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, इसको हम लोग मृग मरीचिका भी कहते हैं। आप जब गर्मी के दिनों में चलते हैं तो रोड में क्या नजर आता है आपको? ऐसा दिखता है कि वो पानी है करके, पेड़ों की परछाई आपको नजर आती है, दिखता है ना, बट इट इज नथिंग, ये आंखों का एक धोखा है। वो अब फिर साइंस में आप उसको पढ़ते हो, साइंस ने उसको जस्टिफाई कर दिया। इसीलिए तो जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो ज्यादातर साइंस के जो आविष्कार है वो वेस्टर्न में क्यों हुए हैं? इसलिए हुए क्योंकि उनको जिज्ञासा थी। भाई एक आदमी वहां पर गया होगा, घूम रहा होगा, उसको दिखा कि यार बहुत प्यास लग रही है, चलो वहां पे दिखते हैं, पेड़ की परछाई दिख रही, बोले भाई ये क्या तरीका है यार कि पेड़ की परछाई दिख रही है, पानी होगा तभी तो परछाई दिखेगा, लेकिन समझ आया अच्छा कुछ तो धोखा है आंखों का। तो ये धोखे से यहीं से, यानी कि सब चीज जो शुरुआत होती है, बोलते कि इंद्रियां हमें क्या कर सकती है? धोखा देती है, ठीक है। इसलिए बाहरी दुनिया का ज्ञान पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं हो सकता, मतलब जो बाहर जो चीज आपको दिखता है वो कंप्लीटली आपके लिए रिलायबल नहीं हो सकता, हमको कोई दूसरी चीजें करनी होती है। तो कहता है कि जब मैं संदेह करता हूं तो मैं विचार कर रहा होता हूं, और यही जो मैं हूं, यानी यही जो सोचने वाली सत्ता है, इसका होना जरूरी है। तो जब तक मैं किसी चीज पे तर्क नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं किसी चीज के बारे में डाउट नहीं करूंगा, जब तक डाउट नहीं करूंगा, जब तक मेरे मन में प्रश्न नहीं आएंगे, जब तक मेरे मन में प्रश्न नहीं आएंगे, जब तक मैं सोचूंगा नहीं, तब तक मैं उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। और उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मेरा सोचना आवश्यक है। और ये जो मैं सोचता हूं, यानी कि जो मेरी थिंकिंग अथॉरिटी है, मेरी जो एक थिंकिंग सत्ता है, मेरी सोचने की जो एक पावर है, वही मेरे लिए सत्य है, और वही एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि अकाट्य सत्य है, जिसकी इन्होंने बात करी। तो यही देकार्त का जो दर्शन आधुनिक बताया था ना, आधुनिक विज्ञान की नींव रखा, क्योंकि विज्ञान कहता है, विज्ञान क्या कहता है कि भाई जब तक आप किसी विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में आप प्रयोग करते हो, जब तक आपको प्रयोग में सफलता नहीं मिलती, जब तक आप उसके, है ना, सफलता नहीं मिलती, जब तक आप उसके कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, तब तक आप फिर उस चीज को डिक्लेयर नहीं करते। यानी कि सिद्धांत के रूप में कब आप मानते हो? जब वो फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं, इस प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरता है, तब आप उसको सिद्धांत के रूप में मानते हो, है ना। तो इनका यही कहना है कि बिना स्वयं अस्तित्व को प्रमाणित किए हम दुनिया के किसी भी अन्य ज्ञान पर भरोसा नहीं करते। और इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं हूं, इसीलिए इन्होंने कहा कि मैं हूं, मतलब यहां पर कहा गया, ये रहा, इन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इसलिए नहीं कि कोई और बोलता है। मैं सोचता हूं अर्थात मेरी थिंकिंग है, वही रैशनल थिंकिंग है, वही सत्य है, बाकी दूसरी चीजें सही नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी कुछ ऐसे ही रहती हैं, ज़्यादातर चीज़ें इसमें आपकी थोड़ी सी सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको इस प्रकार से आंसर राइटिंग वहाँ पे करना होता है, एग्जाम्पल्स आपको बताने होते हैं, तब जाके आपको चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज फिर आपके लिए वही हो जाएगा, भैया आपको फेकोलॉजी वाली चीज़ें करनी, जबकि फेकोलॉजी में आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यदि आप हमारे साथ इस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, इस प्रकार से कंसेप्चुअल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आपके पास एक विश्वास बैच है, ठीक है। और इस विश्वास बैच में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और ये कंप्लीटली लाइव रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है? लाइव होगा, पूरा आपको लाइव मिलेगा। ये जैसे आप लाइव, अभी तो खैर रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप लाइव पढ़ोगे, कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछोगे, आपको आंसर राइटिंग करा, सारा चीज आपको दिया जाएगा मात्र 6,999 में, मात्र 6। ये प्राइस आप बढ़ जाएगा होली के बाद, बट अभी जो प्राइसिंग है वो मात्र 6,999 है। आप रजिस्टर कर लीजिए इसको। 15 महीने की इसमें वैलिडिटी रहने वाली है, 15 मंथ तक का ये वैलिडिटी, और ड्यूरेशन भी आपका लगभग 12 से 14 महीने रहेगा, मतलब 12 से 14 महीने आपको पढ़ाएंगे, 1 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी, जिनको जल्दी करना है, कंप्लीट करना है, तो यही आपको रिकॉर्डेड आपको देखने को मिलेगा। और रिकॉर्डेड इसकी प्राइस जो रखी गई जस्ट हाफ है, यानी कि 3500 रुपए है। इसके अलावा कुछ बच्चों को सिर्फ मेंस पढ़ना है, ओनली मेंस करना है, बोले कि सर मुझे प्री की आवश्यकता नहीं है, तो मेंस ओनली के लिए जो इसकी प्राइस जो रखी गई है वो 45,000 है, लेकिन 4500 है, लेकिन इसमें आपको कंटेंट वाला पार्ट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, जो कंटेंट है वो रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन आंसर राइटिंग आपको लाइव मिलेगा। सर ये आंसर राइटिंग लाइव कैसे होगा? तो याद रखना, आपको स्पेशली आंसर राइटिंग वाली क्लासेस यहाँ पर कराई जाएंगी, जो कि डेली दोपहर 3 से 4, 3 to
4 PM होती है, और इसको और हम बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे मेरे सब्जेक्ट में कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे जहां पे मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा आंसर राइटिंग, और ऐसे पार्ट जो सिर्फ मेंस वाले हैं उसको तो स्पेशली आंसर राइटिंग कराया जाएगा, तो वहां पे एक्स्ट्रा आवर्स आपको वहां पर दिए जाएंगे। तो इसकी जो प्राइसिंग होगी वो आपकी 4500 होगा, जिसमें मेंस के रिकॉर्डेड सारे प्री और मेंस के पूरे रिकॉर्डेड मिलेंगे, साथ ही साथ आंसर राइटिंग यहाँ पर लाइव होगा। और जिन बच्चों को सिर्फ आंसर राइटिंग लाइव करनी है, ओनली आंसर राइटिंग लाइव करनी है, पूरे 1 ईयर तक चलेगा, पूरे 1 ईयर तक चलेगा, वो मात्र 2000 है। मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में आपको कोई ये प्रोवाइड कराने वाला है, ठीक है ना। तो डेली आपके क्लासेस चलते हैं आंसर राइटिंग की, इसमें आपको आंसर राइटिंग के तरीके आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो आप इन कोर्सेज के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम अच्छा पढ़ा रही है, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़े। और यदि आपने कोर्सेज कर लिए हैं, आपको लगता है कि आपको सारा चीज़ आता है और आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों को या अपने जूनियर्स को या उन लोगों को जो कि आगे चल के एग्जाम्स देने वाले हैं, आप उनको रिकमेंड ज़रूर करिए। क्योंकि गलत जगह पढ़ने से अच्छा है कि वो एक अच्छी जगह पर, एक सही जगह पर पढ़ें, जहाँ पे उनको सही मार्गदर्शन, अच्छा कंटेंट और बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ। द्वैत एजुकेशन के संग ऐसी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।